हेलो बच्चों, आप लोगों का वेलकम है यशवंत महाविद्यालय नांदेड़ के अंदर, जो कि श्री शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी चलाती है। पीजीडी टीपीपी आप लोगों का जो कोर्स है, जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। हम उसके टीचर, हमारा नाम मोहम्मद आमिर है। हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। आज अपन ये पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं वीडियोस आप लोगों को पोस्ट करता चलूंगा गूगल क्लासरूम के अंदर। आप लोग वन बाय वन देखते रहना। ओके, मेरे पास आप लोगों के दो सब्जेक्ट्स रहेंगे। एक सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस और एक सब्जेक्ट का नाम है टैक्स प्रोसीजर एंड प्रोविजंस। ये दो सब्जेक्ट हमारे पास आपके रहेंगे। और एक जीएसटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, ये सब्जेक्ट रहेगा जहांगीर सर के पास। तो ये तीन सब्जेक्ट्स है मेनली। और जो चौथा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क का, जो कि आप लोगों को पतंगे सर उसके लिए गाइडेंस करेंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये इनकम टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, मतलब ITPP, ऐसा शॉर्ट में प्यार से बोल सकते हैं आप उसको, ITPP। ओके, और यूनिट नंबर 1 का हमारा पहला वीडियो। यूनिट नंबर 1 जो है वो मैंने सिलेबस पोस्ट किया था ग्रुप के अंदर, आप लोगों ने देखे होंगे। ग्रुप में नहीं, सॉरी, क्लासरूम में आप लोगों ने देखे होंगे। और ये जो वीडियो है, ये पहला वीडियो है अपना, ये यूनिट नंबर 1 के ऊपर बेस्ड है। आज अपन शुरू कर रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एग्जम्प्टेड इनकम्स, ये हमारा असल मुद्दा है। मतलब ये काफी लंबा चैप्टर का नाम है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एग्जम्प्टेड इनकम्स। मतलब एक चैप्टर के अंदर तीन बातें आप लोगों को सीखनी है। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनकम टैक्स के, उसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस और एग्जम्प्टेड इनकम्स। ये हमारा पहला वीडियो। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं अपन आज। तो सबसे पहले अपन लेंगे इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, जो कि आपका सिलेबस का पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट आप लोगों को वहां पे बताया गया कि भाई इंट्रोडक्शन ले लो, पहले आप इनकम टैक्स क्या है थोड़ा उसके बारे में जानकारी लो, उसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लो, क्या रहता क्या नहीं रहता, क्या क्या हुआ था उस इनकम टैक्स से रिलेटेड, क्या क्या हुआ था, वो थोड़ा सा देख लो। इस तरीके से बोलना है इनका। तो चलिए अपन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स के अंदर की हिंदुस्तान के अंदर इनकम टैक्स की हिस्ट्री कैसी रही, क्या हुआ। बिल्कुल आप लोग वीडियो को ऐसा ऐसा करके 10-15 सेकंड, 20-25 सेकंड भगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप लोगों को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो बैठ के आराम से इत्मीनान से सुनो, आप इत्मीनान से सुनो। होपफुली मैं बोर नहीं करूंगा, तो आप लोग सिर्फ सुनते चलो बस। हेडफोन लगाओ, आराम से चिल मारो, रिलैक्स रहो, फोन लियो हाथ में और चालू करो सुनना आराम से बैठ के। तो अपन देखते हैं कि हिस्ट्री के बारे में क्या। हिस्ट्री सुनते हैं तो कुछ बच्चों को थोड़ा बोर हो जाता है, क्या सर हिस्ट्री क्या, लेकिन वैसा नहीं है। आप थोड़ा सुन के लो, अच्छी हिस्ट्री सुनाता हूं मैं आपको। इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले कि क्या हिस्ट्री रही है, एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, क्या हिस्ट्री रही है इनकम टैक्स की इंडिया के अंदर। तो मैं अब जो चीज आप लोगों को समझा रहा हूं या सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि हिंदुस्तान का मामला ऐसा रहा है कि हिंदुस्तान काफी सालों तक ब्रिटिशर्स के अंडर में रूल्ड रहा है। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया काफी साल तक, जो हम सबको मालूम है। और हम लोगों को ये भी मालूम है कि उस वक्त ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट हुआ करती थी, हमारी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, है ना। तो हुआ ये था कि 1860 की ये बात है। कब की बात है? 1860 की, जब इनकम टैक्स नाम का ये शब्द हिंदुस्तान ने पहली बार सुना, 1860 में। क्यों हुआ ऐसा, वो पढ़ने के चक्कर में मत जाओ, मैं आपको उसमें से समझा रहा हूँ, बाद में बैठ के उसको आराम से पढ़ो, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ भी पोस्ट करूंगा बाद में, चाहे अपना चैप्टर हो जाने के बाद इसकी पीडीएफ में पोस्ट करेंगे, तब आप उसको एज ए नोट्स रेफर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर।
तो 1860 में ऐसा हुआ, 1860 में पहली बार हिंदुस्तान ने इनकम टैक्स नाम की कोई चीज सुनी। क्यों हुआ, कहां से आया ये अचानक, कैसे पैदा हो गया? तो 1857 की बात है, मतलब 1860 से 3 साल पहले की एक बात है। एक मिलिट्री म्यूटिनी हुई थी, मतलब ये कि अंग्रेजों की या फिर ब्रिटिशर्स की जो मिलिट्री थी उनके ऊपर हम लोगों ने, मतलब इंडियंस ने हल्ला बोल किया था, अटैक किया था उनके ऊपर। क्योंकि मालूम है आपको, आज़ादी के लिए हमारे झगड़े चलते रहते थे और कहीं ना कुछ वार वगैरह हम लोग करते रहते थे, और जिसके चलते आज हम यहाँ तक पहुंचे, हम लोग आज आज़ाद हुए। तो बहरहाल वो एक अलग मसला है। बात ये चल रही थी अपनी के मिलिट्री म्यूटिनी हुई, मतलब मिलिट्री के ऊपर ब्रिटिशर्स के एक जबरदस्त अटैक हुआ। 1857 की ये बात है। 1857 में जब ये अटैक हुआ तो गवर्नमेंट को, मैं गवर्नमेंट जब बोलूंगा तो किसकी बात कर रहा हूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को एक बहुत गंभीर लॉस से गुजरना पड़ा, बहुत गंभीर लॉस से उनको गुजरना पड़ा। तो 3 साल सोच विचार करने के बाद उनको ये समझ में आया कि इस लॉस से हम कैसे उभरे। नुकसान हो गया ना भाई, पूरी मिलिट्री की दुकान लग गई थी उनकी, है ना। तो अभी नुकसान से हम कैसा उभरना, ये उनको 3 साल के बाद उन्होंने उसकी एक तरकीब ढूंढ के निकाले, एक स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाया। वो लोगों ने क्या बोले, वो लोगों ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोले कि ये जो मिलिट्री होती है ये लोगों की सेवा के लिए होती है। और सही है भाई, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए रहती है उन्हें, हम लोगों को प्रोटेक्ट, अब जो आर्मी है, जो मिलिट्री हमारी है हिंदुस्तान की, वो हम लोगों को प्रोटेक्ट ही तो कर रही है ना बॉर्डर्स के ऊपर। तो ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब हम आम लोगों के लिए वो सारी फैसिलिटी है। तो उस टाइम पर भी गवर्नमेंट का ये बोलना हुआ कि मिलिट्री म्यूटिनी हुई है, लॉस काफी हुआ है, और गवर्नमेंट के पास उस लॉस से उभरने जितना पैसा फिलहाल नहीं है। तो ये पैसों की जुगाड़ करना कैसा, तो बड़े मीठे अंदाज में उन्होंने एक तरकीब निकाले, और वो तरकीब ये थी कि भाई मिलिट्री है तो इसका मिलिट्री का जो एग्जिस्टेंस है, मिलिट्री जो है एक्चुअल में वो किसके लिए है, तो वो प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, वो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है मिलिट्री। तो लोगों का काम है, लोगों की जिम्मेदारी है कि इस मिलिट्री का वो खर्चा उठाएं। कितनी अच्छी बात बोले उन्होंने। मतलब ऐसा है कि भाई अगर आपका प्रोटेक्शन हो रहा है तो उसको, उसका जो खर्च है वो भी आप ही देना। इस तरीके की बात वहां पर निकल के सामने आई थी। और ये जो दिमाग लगाया है उस आदमी का नाम है सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन ने ये दिमाग लगाया। 1857 से लेकर के 1860 तक उन्होंने बैठकर ये दिमाग लगाया, और उन्होंने सोचा कि भैया अपन अब ऐसा करना चाहिए कि इस लॉस से उभरने के लिए हमको एक मर्तबा लोगों से, एक मर्तबा नहीं, मतलब एक बार ये चीज अप्लाई करना पड़ेगा कि लोगों से ही इसका पैसा वसूल किया जाए। और 1860 में पहली बार कोई चीज इनकम टैक्स नाम की हिंदुस्तान ने देखी। अब आप बोलेंगे सर, हम बात तो बड़ी अच्छी बोले आपने, सर जेम्स विल्सन ने 1860 के अंदर पहली बार हमको इनकम टैक्स के बारे में बताया, तो बिल्कुल सही बात है। सर इससे पहले क्या हमारी हिस्ट्री नहीं रही क्या, हमारे हिंदुस्तान के अंदर टैक्स की हिस्ट्री नहीं रही है? तो देखो बच्चों, टैक्स की हिस्ट्री रही है हिंदुस्तान के अंदर। मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोगों को कि टैक्स की हिस्ट्री हिंदुस्तान में नहीं रही, बिल्कुल रही है। लेकिन इस तरीके से कि ऑफिशियल और कंपलसरी हो जाना, ऐसा पहली बार हुआ था। सर जेम्स विल्सन ने ऐसा 1860 में पहली बार किए। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो हमको हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर भी टैक्स का सिस्टम देखने को मिलता है। फिर चाहे वो ऋग्वेद रहो, फिर चाहे वो, मतलब कोई भी, हिंदुइज्म के हिसाब से अगर ऋग्वेद हो जाए, इस्लाम के हिसाब से अगर कुरान हो जाए, है ना, तो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से बाइबल हो जाए, तो कॉन्सेप्ट्स है जहां पर हमको बार बार ये समझाया और ये बताया गया है हमारे रिलीजन के अंदर कि जो अमीर आदमी है या फिर जो कमा रहा है उसे चाहिए कि वो गरीबों में उस पैसे को बांटे, उनका भी कुछ शेयर उसके अंदर रखिए, उनको भी उसमें से हिस्सा दे। तो एक्चुअल में वो क्या है, एक टैक्स ही तो इम्पोज हुआ है ना आपके ऊपर। भले उसको रिलीजन ने टैक्स नहीं बोला होगा, सब इस्लाम के अंदर ज़कात बोलते,
है ना। तो भले ही उसको इस रिलीजन ने टैक्स नहीं बोला होगा, लेकिन वो एक जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे है वो एक्चुअल में टैक्स जैसा ही तो कॉन्सेप्ट है ना। तो हिस्ट्री अगर हमारी हिंदुस्तान की देखा जाए तो बहुत पुरानी है। हमारे पास विभिन्न विभिन्न प्रकार के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हमारे देश के अंदर पढ़े जाते हैं और फॉलो किए जाते हैं। तो जिसके चलते हमारे को ये समझ में आता है कि भाई टैक्स की हिस्ट्री हमारे लिए नई नहीं है, बिल्कुल पुरानी है, वो बहुत पुरानी है। लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें ना बच्चों, इनकम टैक्स, ये जो ऑफिशियली हम जो पढ़ने वाले हैं अभी, तो इनकम टैक्स इस तरीके से कोई ऑफिशियली अगर हम बात करें तो ये 1860 सर जेम्स विल्सन की देन है। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, 1860 में ये एक्ट पास हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, और लोगों से फिर एनुअली सालाना टैक्स वसूलना चालू कर दिया, ब्रिटिशर्स ने वसूलने लगे। हुआ क्या कि क्या होता बच्चों मालूम है क्या, जब ये जो एक्ट रहते हैं ना, एक्ट समझते आप लोग, कानून को बोलते अपन एक्ट, तो जो एक्ट रहते हैं ना, इसके अंदर आप लोगों को डे बाय डे या फिर जैसे जरूरत पड़ती है वैसे आपको उसमें चेंजेस भी लाने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी एक्ट एकदम परफेक्ट नहीं रहता ना, उसके अंदर लूप होल्स निकल जाते हैं कभी कभी। तो उन लूप होल्स को बंद करने के लिए, है ना, या फिर उन लूप होल्स का कुछ, या फिर वो एक्ट का कोई ड्रॉबैक है उसको खत्म करने के लिए आपको सेवरल अमेंडमेंट्स यानी कि एक्ट के अंदर कुछ रिविजन्स लेके आना, कुछ चेंजेस लेके आना, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट करना। तो कुछ अमेंडमेंट्स आपको वक्त के चलते, टाइम के चलते करने पड़ते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता, मेरे को एक बात बोलो, क्या 1990 में, 1990 की बात बोल रहा हूं मैं आपको, है ना, मतलब आज से 30 साल 31 साल पहले की मैं आप लोगों को बात सुना रहा हूं कि 1990 में क्या ट्रैफिक रूल्स के अंदर ये बात लिखी हुई थी होंगी क्या कि डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। 1990 में क्या ट्रैफिक रूल्स के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग करके? ठीक, क्या नहीं थी होंगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, मोबाइल ही नहीं थे ना उस जमाने में, तो ये कहां से आएगा उसमें लिखेगा। लेकिन आज क्या ये रूल नहीं है? कैसा आया भाई रूल? एक बार बन गया तो छोड़ देना था ना उसको फिर वो। तो ये जो हमने ऐड किया, मतलब सिचुएशन, टाइम, कंडीशन के हिसाब से हमको एक्ट्स को क्या करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, चेंजेस लाने पड़ते हैं उसके अंदर। तो ऐसे ही कुछ चेंजेस इन्होंने लेकर के आए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स इन्होंने एक्ट के अंदर लाते गए। लेकिन क्या हुआ मालूम है क्या, जैसे जैसे ये लोग एक्ट में अमेंडमेंट्स लाते गए वैसा वैसा इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई। कॉम्प्लेक्सिटीज यानी कि क्या, कि एक्ट जो है ना कंफ्यूजिंग सा होने लगा। जैसे कि उन्होंने फ्रेम तो किए, फिर उसके अंदर कुछ परसेंटेजेस चेंज कर दिए, कुछ बातें चेंज कर दिए, कुछ नए अमेंडमेंट्स लेके आए, कुछ नई बातें लाए, कुछ पुरानी बातें लेकर कुछ तो अमेंडमेंट्स किए वो लोगों ने। उसके चलते चलते ये हुआ कि एक्ट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई, कंफ्यूजन हो गए बहुत ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया मालूम है क्या, उसको बंद कर दिए, उसको बंद कर दिए। जो 1860 में पास हुआ था उसको बंद कर दिए, और 1886 में एक नया इनकम टैक्स एक्ट बनाया, 1886 में, और उसको कंटिन्यू लेकर के आए। फिर वैसे ही वेरियस अमेंडमेंट्स उन्होंने करते रहे, कुछ चेंजेस आए, वो चेंजेस लेके आए, और फिर वही हुआ, फिर कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा हो गई, फिर एक्ट कंफ्यूजन हो गए। तो वो लोगों ने फिर उसको 1918 में बंद कर दिया। ठीक है, 1918 में नया एक्ट फिर से दिए उन्होंने। देखो ये तीसरी बार आया है, 1860, 1886, अभी तीसरी बार आया 1918 में। देखो अभी भी हम आजाद नहीं हुए हैं, 1918 चल रहा है, अभी आजाद नहीं हुए हम लोग। तो 1918 में फिर से एक नया एक्ट पास किए, फिर उसको रिप्लेस किए, 1922 में दोबारा से एक एक्ट बनाए और उसको रिप्लेस कर दिए, फिर उसको रिप्लेस कर डाले। और 1922 में जो एक्ट बना, ध्यान से सुनो मेरी बात, 1922 में जो एक्ट बना वो एक्ट को हम कंटिन्यू लेकर के आते रहे यहां तक कि हम आजाद हो गए। मतलब 1947 आ गया और हम लोग आजाद हो गए। ओके, अब उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग फिर भी उसको वैसे ही कंटिन्यू करते गए और लेकर के आए हम लोग उसको
लगभग 1956 तक, कहां तक लेके आए, 1956 तक लेके आए। 1956 तक आने के तक उसके अंदर भी हमने बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स किए। आजाद हो गए हम लोग, अब हमारी गवर्नमेंट है, बहुत ज्यादा हमने उसके अंदर अमेंडमेंट्स किए, जिसके चलते क्या हुआ, कॉम्प्लिकेटेड हो गया पूरा एक्ट, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो 1956 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ कमीशन बनाई, ठीक है, एक लॉ कमीशन बनाई, जिसके अंदर उन्होंने क्या किए, एक कमेटी फॉर्म किए, और वो कमेटी को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए कि आप क्या करो, एक बेहतरीन एक्ट बना के हमको दियो इनकम टैक्स के लिए, ऐसा वो कमेटी को उन्होंने बोले। अब जब क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, हम लोगों ने देखे कि अंग्रेजों ने कितनी मेहनत की है और बार बार एक्ट को रिवाइज करते रहे, कितना कंफ्यूजन होता रहा, सब पागल के जैसा वो लोग 4-4 5-5 बार रिवाइज करते गए, है ना। 100 साल के अंदर तो 4 बार 5 बार नए 4 बार नए एक्ट उन्होंने हम लोगों को दे दिए रिवाइज कर करके, कंफ्यूजन पैदा कर करके। तो हम लोगों ने ये सोचे कि भी एक्ट बने तो ऐसा बने कि उसमें कंफ्यूजन ना हो, चाहे जितने अमेंडमेंट्स करने पड़े, लेकिन कोई कंफ्यूजन वाली बात उसके अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमारे दिमाग में आया इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस हो चुका था ऑलरेडी कि हाँ ये बहुत गड़बड़ चल रही, मामले गड़बड़ चल रहा है इनका बोल के, ऐसा वो तो जल्दी अमेंडमेंट्स लाने से कॉम्प्लेक्सिटीज हो जा रही बोल के बात समझ में आ गई थी हमको। तो फिर क्या हुआ मालूम है क्या, हमने कमेटी फॉर्म किए, हमने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म किए, और वो कमेटी के अंदर कुछ मेंबर्स लगाए, एक चेयरमैन लगाए, और वो चेयरमैन बाहर से हमने बुला के लिए, उनका नाम था लॉर्ड केजी, उनको हमने बुला के लिए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई आप एक बेहतरीन एक्ट हमको रेडी करके दियो। ये कब हमने काम किए, 1956 में हमने ये काम किया, ओके। 1956 में हमने काम किया, 1956 में कमेटी बैठी, पूरी स्टडी पूरा एनालिसिस करके बेहतरीन जबरदस्त एक्ट एक उन्होंने तैयार कर दिए, और वो तैयार हो गया था सितंबर 1958 में। उन्होंने सितंबर 1958 में रिपोर्ट सबमिट कर दी कि हमने एक बेहतरीन एक्ट बना दिए साहब, तुम खाली देखो तबीयत खुश हो जाना तुम्हारी, ऐसा बोल के उन्होंने एक बेहतरीन एक्ट बना के, एक बेहतरीन फॉर्म, बेहतरीन एक्ट को रिपोर्ट बना के हमारे सामने उन्होंने प्रेजेंट, हमारे मतलब पार्लियामेंट के सामने उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। अब फिर क्या हुआ, फिर हो गया वो एक्ट पास, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने उसको पास कर दिया। कब पास कर दिया, 1961 में उसको पास कर दिया। इसलिए देखो हम लोग ये एक्ट को कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये पास हो गया 1961 में। सुनो मेरी बात अभी ध्यान से, बहुत चलन है ऐसे क्वेश्चंस का एमसीक्यू के अंदर। ये देखो ये एक्ट पास हो गया 1961 में, पास कर दिया उसको, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करे, इंप्लीमेंट अभी नहीं करे। 61 में पास कर दिए, लेकिन इंप्लीमेंट उसको 1 अप्रैल 1962 से किए। इसलिए ध्यान में रखो कि एक्ट है 1961 का, उसको परवानगी मिल गई 1961 में, लेकिन फोर्स में कब से आया, इम्प्लीमेंटेशन में कब से आया फोर्स में, तो 1 अप्रैल 1962 से ये फोर्स में आ गया। और ये पूरे हिंदुस्तान में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे इम्प्लीमेंटेड है। सबको पूरे हिंदुस्तान में इनकम टैक्स एक्ट लागू होता है। अभी जो इनकम टैक्स इंडिया का जो अभी है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंडिया का इनकम टैक्स, वो तो 1961 की बात कर रहा हूँ। 1860 का जो था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ गया, 1886 का था गया, 1918 का था गया, 1922 का था गया। हमने बना के लिए 1961 का, हमने कब का बना के लिए 1961 का हमने बना के लिए, और उसको हम लोगों ने 1962 1 अप्रैल 1962 से इम्प्लीमेंट कर दिए, लागू कर दिए, लागू, और ये पूरे हिंदुस्तान में लागू है। तो ये जो एक्ट है 1961, इसको चलाने वाले मतलब इसको रन करता है, रन होता है कुछ 5 चीजों की वजह से। 5 चीजें ऐसी है जिनके ऊपर आपके हिंदुस्तान का पूरा इनकम टैक्स निर्भर है, डिपेंड है। ये 5 चीजें आपके एक्ट के ऊपर असर करती हैं या फिर इनकम टैक्स के ऊपर असर करती हैं।
क्या है वो 5 चीजें? सबसे पहले इनकम टैक्स का एक्ट, खुद इनकम टैक्स का एक्ट 1961, ठीक है, ये एक कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से या फिर जिनके डिसीजंस के बेसिस पे या फिर जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इनकम टैक्स काम करेगा। तो सबसे पहले एक्ट खुद, इनकम टैक्स का कानून खुद। दूसरा है इनकम टैक्स के रूल्स जो हर साल रिवाइज होते हैं ना, अपने बजट जब आता तो इनकम टैक्स में ये चेंज आया, वो चेंज आया, इस तरीके से जो लोग बोलते हैं, तो वो रूल्स है वो रिवाइज होते हैं हर साल। उसके बाद में फाइनेंस एक्ट। अब ये फाइनेंस एक्ट जो है, ये फाइनेंस एक्ट दूसरा कुछ भी नहीं रहता, वो जो बजट आता ना उस कुछ फाइनेंस एक्ट बोलते हैं, उसके अंदर हमारे लिए जगह रहती है इनकम टैक्स के लिए थोड़ी सी। तो फाइनेंस एक्ट, उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो आप मतलब फाइनेंस एक्ट जब भी आएगा तब इनकम टैक्स के ऊपर असर होगा ही होगा। सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस वगैरह या फिर लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। अब सर्कुलर नोटिफिकेशन अगर बीच में कभी कोई आ जाए, बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई इनकम टैक्स की लास्ट डेट भरने की जो है 30 जून है, एग्जांपल, उन्होंने बढ़ा करके एक नोटिस दिए, बोले बढ़ा के भाई इसको 31 जुलाई कर दो, मानना पड़ेगा ना भाई आपको, इनकम टैक्स के ऊपर इफेक्ट किया। किसने इफेक्ट किया? एक नोटिस ने, एक सर्कुलर ने, एक नोटिफिकेशन ने उसके ऊपर इफेक्ट किया। जबकि एक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 30 जून वहां पर डेट फिक्स किए वाली है, लेकिन फिर भी 31 जुलाई तक आप रिटर्न फाइल कर सकते, इनकम टैक्स भर सकते। ये कैसे इफेक्ट हो गया? तो ये इफेक्ट लेके आया सर्कुलर ने, नोटिफिकेशन ने। या फिर क्या होता कभी कभी किसी चीज के ऊपर कोर्ट निर्णय दे देता। अब ऐसा कोविड आया, कोविड आने की वजह से जो है इनकम टैक्स जो रिटर्न्स हुए, मतलब ये बहुत पोस्टपोन्ड हुए। इसमें कोर्ट ने भी बीच में इंटरफेयर किया, कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड, उनसे रिलेटेड, कोर्ट ने इंटरफेयर करके बहुत सारे उसने भी डिसीजंस दिए हैं जिनको मानना और जिनके ऊपर चलना जरूरी है। ऑडिटिंग को इतना एग्जम्पशन मिला, इतना टाइम मिला, जो बच्चे प्रैक्टिकल में होंगे उन लोगों को ध्यान में होंगी ये बात की कितना लंबा टाइम मिल गया अपने को। अभी ऑडिटिंग वगैरह सब सारी चीजें अभी तक चल रही थी, अभी खत्म हुई, जबकि ये सब नवंबर से पहले निपट जाता था। लेकिन कोविड-19 के चलते एक एग्जम्पशन मिला, हम लोगों को टाइम मिला, हाँ भाई चलो ठीक है चलने दो। तो ये नोटिफिकेशंस या सर्कुलर्स या फिर कोर्ट्स के डिसीजन की वजह से हम लोगों को मिलता है। तो ये एक शॉर्ट और ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स की हिस्ट्री में बताया कि कैसे इनकम टैक्स आया, क्या हुआ, कैसे चलता रहा हमारा इनकम टैक्स का मामला स्टार्टिंग से अभी तक। तो आज हम लोग जो इनकम टैक्स एक्ट चला रहे हैं या जो पढ़ने वाले हैं या जो पढ़ रहे हैं वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये 61 का जरूर है, लेकिन ये फोर्स में 1 अप्रैल 1962 को आया था। और ये 5 कंपोनेंट्स हैं जिनके, ये 5 पिलर है समझ लो आप, इनके ऊपर इनकम टैक्स निर्भर है, ठीक है। ये पांचों लोग इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। क्लियर हो गई हमारी बात? ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर क्वेरी रही, कुछ भी हमको पूछना रहा, हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, आप लोग हमको व्हाट्सएप करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।